कहानी की शुरुआत में योसी नाम की लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड आकी को मैसेज में बता रही थी कि मुझसे अब और बेड रेस्ट नहीं किया जाता, मैं आज से ही क्लास अटेंड करने जाऊंगी। आकी कहती है कि वैसे भी 1 हफ्ते हो गए हैं क्लास स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। इसके बाद क्लास का मॉनिटर मात्सु योसी को कॉल करके उसका खैरियत पूछता है। योसी नॉर्मल होने का नाटक करती है, पर सच्चाई तो ये थी कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दरअसल उसने कभी मात्सु को देखा तो नहीं था, पर उसे मात्सु की आवाज से प्यार हो गया था। इसलिए तबीयत पूरी तरह से ठीक न होने के बावजूद वो स्कूल जाती है और सोचती है कि अरे यार, मुझे तो फिर से फीवर आ गई, मुझे अभी घर पे आराम करना चाहिए। तभी वो सर चक्कर की वजह से गिरने लगती है, लेकिन मात्सु वहाँ आकर उसे थाम लेता है। मात्सु की आवाज सुनकर वो उसे पहचान लेती है। अब वो उसका चेहरा देखना चाहती थी, मगर ये क्या, मात्सु ने सर पे पेपर बैग पहन रखा था, जिसके वजह से उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। वो योसी को स्कूल के मेडिकल एरिया में ले जाता है और उसके सर पे पट्टी लगाते हुए कहता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन घर पे ही रेस्ट करो। योसी वापस घर जाकर आराम करती है और अगले दिन फिर से स्कूल आती है। उसे डर लग रहा था कि 1 हफ्ते में तो मेरे क्लासमेट्स के फ्रेंड भी बन गए होंगे और एक मैं हूँ जो अभी तक अपने क्लासमेट को जानती तक नहीं। तभी उसे मात्सु दिख जाता है। वो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर उसके साथ क्लास की ओर जाने लगती है, पर तभी स्टूडेंट काउंसिल के हेड मकोतो के 2 चमचे मात्सु और योसी की फोटो क्लिक करके उसे सेंड कर देते हैं। आगे योसी अपनी बेस्ट फ्रेंड आकी को मात्सु के बारे में सारी बात बताती है, जिससे आकी क्यूरियस हो जाती है कि आखिर मात्सु पेपर बैग पहनकर स्कूल क्यों आता है। वैसे ये बात जानना तो सभी चाहते थे, पर किसी को डायरेक्टली पूछना सही नहीं लग रहा था, मगर आकी डायरेक्टली जाकर पूछ लेती है। इस पे मात्सु का बेस्ट फ्रेंड यूचन उसे टोकता है, एक्सक्यूज मी, तुम मेरे फ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकती। योसी नहीं चाहती थी कि उसके फ्रेंड और मात्सु के फ्रेंड के बीच झगड़ा हो। इससे वो टेंशन में आकर चीख देती है, जिससे क्लास के सारे स्टूडेंट का ध्यान योसी पे चला जाता है। इससे योसी नर्वस होकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है और अपने बारे में वो चीजें भी बकना शुरू कर देती है जिसे बताने की कोई जरूरत भी नहीं थी। सभी योसी को अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। तभी मात्सु दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसकी वजह से बाकी के स्टूडेंट भी उससे दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद योसी देखती है कि बास्केटबॉल गेम में भी मात्सु काफी अच्छा परफॉर्म करता है और सभी उसकी तारीफ करते हैं, जिससे योसी काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ मकोतो अपने दोनों चमचों के साथ आता है और कहता है कि वाकई ये तो पिक्चर की तरह असल में भी अजीब दिखता है। पेपर बैग पहनकर आना स्कूल के नियम का उल्लंघन है। वो मात्सु को पेपर बैग उतारकर अपना चेहरा दिखाने को कहता है। तब क्लास की को मॉनिटर मिदोरी, जो कि डायरेक्टर की डॉटर भी थी, वो बीच में आकर रोकती है, जिसके बाद मकोतो और उसका गैंग वहाँ से चला जाता है। इससे अब योसी को बुरा लगता है कि मैं मात्सु के लिए स्टैंड नहीं ले पाई। घर जाकर भी योसी इसी बारे में सोचती है। उसे लगता है कि अब तो मात्सु मुझसे बात नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं था। वो अगले ही दिन उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। योसी पूरा दिन उसे प्यार से देखकर उसकी पेपर बैग की ड्राइंग बनाती रहती है। योसी का ये पागलपन सभी नोटिस करते हैं। एक दिन योसी अपनी फ्रेंड आकी के साथ मात्सु के बारे में बात कर रही होती है और अचानक एक पेपर बैग पहन लेती है। आकी उसे डांटते हुए कहती है कि योसी, ये अब ज्यादा हो रहा है, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। वो पेपर बैग निकालती है तो देखती है योसी रो रही है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मात्सु को सारा दिन पेपर बैग पहनने की वजह से कितनी तकलीफ होती होगी। अगले दिन फिर से स्टूडेंट काउंसिल का हेड मकोतो मात्सु को रोक लेता है। तभी योसी मकोतो का हाथ पकड़कर कहती है कि देखो, मुझे मात्सु के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर वो बहुत दयालु इंसान है, इसलिए तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। पहली बार किसी लड़की ने मकोतो का हाथ पकड़ा था, इसलिए वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर उसके चमचे काफी खुश होते हैं कि बॉस को योसी ने टच किया, मतलब आगे कुछ न कुछ तो होने वाला है। क्लास खत्म होने के बाद योसी को याद आता है कि वो क्लासरूम में कुछ भूल गई है। जब वो उसे लेने जाती है तो देखती है कि मात्सु और मिदोरी क्लास में कुछ गुड़गुड़ू कर रहे हैं। कुछ देर बाद मिदोरी नजदीक जाकर मात्सु का पेपर बैग उतारने की कोशिश करती है, मगर मात्सु से रोक देता है। दरअसल वो लोग पेपर बैग की जगह कोई और डिफरेंट
फ्रेंड बैग यूज करने के बारे में बात कर रहे थे, मगर योशी को गलतफहमी हो गई कि मात्सु से ज्यादा मिडोरी के क्लोज आ रहा है। पर अगले दिन उसकी ये गलतफहमी दूर भी हो जाती है जब मिडोरी की दिए हुए बैग्स के ऑप्शन मात्सु योशी के पास ले जाकर उसकी राय जानना चाहता है कि मुझ पे कौन सी बैग ज्यादा अच्छी लगेगी। इस पे योशी कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। योशी की बात मानकर मात्सु बैग तो चेंज नहीं करता, वो बस अपने पेपर बैग में ही चेयरफुल आई और स्मेली बना देता है। इसके बाद योशी के क्लास के बच्चे पब्लिक में फंड राइज करने जाते हैं। यहाँ से योशी का भाई क्योशिरो गुजरते हुए अपनी सिस्टर को देखकर रुक जाता है। वो थोड़े पैसे डोनेट करता है। यहाँ हमें आकी की हरकतें देखकर समझ आता है कि वो योशी के भाई क्योशिरो को पसंद करती है। क्योशिरो कुछ पैसे उसे भी डोनेट करता है। फिर उसकी नजर पेपर बैग पहने लड़के पे पड़ती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब योशी उसे बताती है कि वो मात्सु है जिसने मुझे बेहोश होकर गिरने से बचाया था। जिसके बाद क्योशिरो शांत होकर वहाँ से चला जाता है। फिर स्टूडेंट्स भी स्कूल आ जाते हैं। यहाँ एक बार फिर से योशी और मकोतो का आमना सामना हो जाता है। योशी पिछले बार के लिए माफी मांगती है। तब मकोतो अजीब तरीके से कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, तुम बार बार मुझसे माफी मत मांगो। मकोतो के चमचे समझ जाते हैं कि लगता है बॉस को प्यार व्यार हो गया है। आगे मात्सु डरते हुए योशी को साथ में लंच करने के लिए पूछता है। वो मान जाती है। फिर योशी और मात्सु छत पे जाकर एक दूसरे का टिफिन एक्सचेंज कर लेते हैं। मात्सु पेपर बैग के अंदर से ही खाना खाता है और वो योशी को अपना लेमन ब्रेड देता है। वही योशी का टिफिन उसके ब्रदर ने बनाया था जिसकी योशी काफी तारीफ करता है। तब योशी मात्सु के सिबलिंग के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मेरा एक छोटा भाई है जो बहुत प्यारा है, पर वो मेरी तरह पेपर बैग नहीं पहनता। मैं ही अपने परिवार में सबसे वियर्ड हूँ। वैसे तुम्हें जानने की इच्छा नहीं होती क्या कि मैं ये पेपर बैग क्यों पहनता हूँ? योशी कहती है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मेरी इच्छा नहीं होती। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम ये क्यों पहनते हो और बिना पेपर बैग के तुम कैसे दिखते हो। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि ये पेपर बैग तुम्हारे लिए जरूरी है, इसलिए मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ कि तुम्हें कब ये पेपर बैग उतार कर अपना चेहरा दिखाना है या फिर इसके पीछे की स्टोरी बतानी है। दूसरी ओर मिडोरी ने अलग अलग टाइप के बैग पे अलग अलग एक्सप्रेशन बनाया था। वो इन्हें मात्सु को देना चाहती थी, पर वो उसे योशी के साथ बैठा देख कर जेलस फील करती है। और जब मकोतो योशी को ढूंढने के लिए क्लासरूम में आता है तो वो मकोतो से कहती है कि तुम और योशी साथ में अच्छे दिखते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे उससे सेटिंग करवा सकती हूँ। इस पे मकोतो कहता है, नो थैंक्स, अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ होगा तो मैं सही वक्त आने पे खुद उसे बता दूंगा। जिस पे मिडोरी का मुंह बन जाता है। वो मैसेज करके मात्सु को लाइब्रेरी में मिलने को बुलाती है, जहाँ वो उसे रोमियो एंड जूलियट की कहानी सुनाती है कि कैसे जब वो पहली बार मिले थे तो उन्होंने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था और हम भी बिल्कुल ऐसे ही मिले थे। तुमने पेपर बैग पहन रखा था और मैंने भी एक प्रेस्टीजियस फैमिली से होने का मास्क पहन रखा था, इसलिए हम दोनों एक जैसे ही हैं। पर मैं तुम्हारा असल चेहरा देखना चाहती हूँ। तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे हंसते या उदास होते हो, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा सब कुछ। इस पे मात्सु कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त पे मैं तुम्हें क्या, मैं सभी को अपना चेहरा दिखाऊंगा। इससे मिडोरी का दिल टूट जाता है। अगले दिन क्लासरूम में योशी लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि कल मिडोरी ने मात्सु को अकेले लाइब्रेरी में मिलने बुलाया था। इससे योशी को जलन होती है। आगे योशी मात्सु को ज्यादा क्लोज आने के लिए उसके फेवरेट पंपकिन डिश बनाती है। फिर जब क्लासरूम में वो उसे देने जा रही होती है तभी क्लास टीचर आ जाती है। तो वो सोचती है चलो कोई नहीं, स्पोर्ट्स ब्रेक में दे दूंगी, मगर स्पोर्ट्स ब्रेक में उसे एक बॉल लग जाती है जिससे वो गिर जाती है। फिर वो लंच ब्रेक का इंतजार करती है, पर उस वक्त मात्सु एक बेहोश हुए बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी दिलाने में मदद कर रहा था। बाद में जब वो फिर से उसके पास जाना चाहती है तो मिडोरी योशी को रिपोर्ट बनाने में मदद मांगती है, जिसके लिए योशी मना नहीं कर पाती। फिर अकेले में मिडोरी योशी से पूछती है कि तुम मात्सु के बारे में क्या सोचती हो। तभी योशी जमकर मात्सु की तारीफ करती है, जिससे मिडोरी समझ जाती है कि योशी मात्सु को पसंद करती है, इसीलिए वो उन दोनों के रास्ते से खुद ही हटना चाहती है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद योशी भागकर मात्सु को ढूंढती है, पर वो शायद जा चुका
चुका था, इसलिए योसी मात्सु की आवाज को मिस करने लगती है। तभी उसे सच में मात्सु की आवाज सुनाई देती है। आज उसने दिन भर योसी से बात नहीं किया था, इसलिए वो उसका ही इंतजार कर रहा था। अब फाइनली योसी उसे पंपकिन डिश देकर खुश हो जाती है। मात्सु प्यार से योसी का हेयर टच करने जाता है, लेकिन तभी योसी को छींक आ जाती है और मात्सु हाथ वापस ले लेता है। ये सब आकी और यूचैन दूर से देख रहे थे। योसी जब वापस आती है तो इन्हें साथ देखकर समझती है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। तब आकी योसी के चिक्स पकड़कर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा मत चलाओ वरना दिमाग हैंग हो जाएगा। तभी इन्हें आपस में कुछ लड़कियां बात करते हुए दिखती है जो कह रही थी कि मिदोरी और मात्सु डेट कर रहे हैं। इससे योसी का दिमाग खराब हो जाता है। पर तभी मिदोरी जोर से उन लड़कियों को कहती है कि मैं और मात्सु सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सब यूचैन नोटिस करता है। वो जानता था कि डेट वाली खबर झूठी है, क्योंकि मात्सु तो योसी को पसंद करता है। इसलिए वो मात्सु के पास जाता है जो बड़े ही प्यार से योसी की दी हुई पंपकिन डिश खा रहा था। वो मात्सु से कहता है कि इससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें योसी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। दूसरी ओर मकोतो अलग ही प्यार में पागल हुए जा रहा था। उसे हर पल बस योसी की याद सता रही थी। उसके चमचे भी योसी का नाम लेकर उसे चढ़ा रहे थे। मकोतो ने तो अपने और योसी के बच्चे का नाम तक सोच लिया था। फिर एक दिन मकोतो मात्सु से कहता है कि देख भाई, मैं योसी से प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तू भी उसे चाहता है। अब ये योसी पे है कि वो किसे चुनेगी, पर मैं उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला। मात्सु मकोतो की बात याद करते करते जा रहा था कि अचानक वो योसी से टकरा जाता है। तब वो उसे क्लियर कर देता है कि मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम समर ब्रेक में मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, जिसके लिए योसी खुशी खुशी राजी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मात्सु और यूचैन योसी का इंतजार कर रहे थे। वो अपने साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड आकी को भी लेकर आती है। ये चारों एक छोटे से पिकनिक पे जाते हैं। नदी किनारे ये खाना बनाकर खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद समर ब्रेक खत्म हो जाती है और न्यू सेमेस्टर के पहले दिन ही योसी की फिर से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसे फिर से स्कूल से छुट्टी लेना पड़ता है। आकी योसी के घर का एड्रेस देते हुए मात्सु को बताती है कि वो फिर से बीमार पड़ गई है। मात्सु उसी एड्रेस को फॉलो करते हुए योसी के घर जाता है, जहाँ योसी की मॉम मात्सु को बैठाकर जूस पिलाती है और बताती है कि हमारी योसी बचपन से ही कमजोर है, उसकी हमेशा तबीयत खराब रहती है। तभी योसी अचानक भागते हुए खाना मांगने आती है और अपने घर में मात्सु को देखकर हैरान हो जाती है। साथ ही उसे इनसिक्योरिटी भी होती है कि मैं बीमार हूँ तो सुंदर नहीं दिख रही होंगी और इस हाल में मात्सु ने मुझे देख लिया, अब क्या होगा। पर अब किया भी क्या जा सकता है। अगले दिन ठीक होकर जब योसी स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि मिदोरी ने दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफर करवा लिया है। इसी दिन मकोतो का आमना सामना फिर से योसी से हो जाता है। मकोतो ने अपने चमचों के कहने पे बुंकासाई इवेंट के लिए एक कॉस्ट्यूम पहन रखा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दरअसल वो एक ड्रामा परफॉर्म करने वाला था जिसमें वो प्रिंस बना था। वो योसी को अपना ड्रामा देखने के लिए इनवाइट करता है। दूसरी ओर मात्सु योसी के बारे में सोच रहा था कि मैंने अभी तक उसे प्रपोज नहीं करा है, ऊपर से मकोतो अलग ही टांग अड़ा रहा है। ये सब सोचकर मात्सु उदास होकर अपना पेपर बैग मचोड़ देता है। तभी वहाँ योसी आती है। वो कहती है कि अरे तुम्हारा पेपर बैग को क्या हुआ। वो उसे टच करने ही वाली थी कि अचानक रुक जाती है और अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगती है। इस पे मात्सु कहता है तुम मुझे टच कर सकती हो, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। ये सुनकर योसी दंग रह जाती है। रात में योसी अपने घर पे अपने भाई के साथ मिलकर एक ऐसी कुकी बनाती है जो दिखने में मात्सु के पेपर बैग की तरह थी। अगले दिन वो उन कुकी को अपने क्लासमेट को दिखाती है। सभी काफी खुश होते हैं, पर योसी की नजर मात्सु को ढूंढ रही थी। इसके बाद सीन बुंकासाई इवेंट पे शिफ्ट होती है। योसी का क्लासरूम में कैफे की तरह सजा हुआ था और स्टूडेंट वेटर और वेटर्स का यूनिफॉर्म में थे। यहाँ मात्सु से इंस्पायर्ड कुकी मिल रही थी। वहीं मकोतो अपने ड्रामा के लिए डायलॉग्स याद करने के बाद योसी से मिलने जाता है। वेट्रेस के डेस्नो से देखकर मकोतो के तो सोए हुए अरमान जाग जाते हैं। इससे पहले कि इनका मामला सेट हो पाता वह मात्सु आकर काम बिगाड़ देता है। तब मकातो मात्सु को साइड करता है और योसी से कहता
कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी अपना ड्रामा देखने के लिए इनवाइट किया था, तो क्या तुम ड्रामा देखने आओगी? योसी खुशी खुशी हाँ कर देती है, जिससे मात्सु को गुस्सा आता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। फिर अकेले में मकोतो मात्सु से कहता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं योसी को अपना बनाकर रहूंगा। इसके बाद ड्रामा के शुरू होने का वक्त हो जाता है। मकोतो डायलॉग का रट्टा मारे जा रहा था और योसी के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उन डायलॉग के जरिए योसी को अपने दिल का हाल बताना चाहता था। इसलिए उसने योसी के लिए फ्रंट लाइन में एक सीट भी बुक कर रखा था, पर योसी तो अपने काम में ही बिजी थी। जल्द ही पर्दा हटता है और स्लीपिंग ब्यूटी ड्रामा स्टार्ट होता है, जिसमें प्रिंसेस का रोल मकोतो का चमचा कर रहा था। मतलब इन्हें प्रिंसेस के रोल के लिए भी कोई लड़की नहीं मिली थी। आगे प्रिंस की भी एंट्री हो जाती है, पर योसी दूसरे लोगों की हेल्प करने में बिजी थी, इसलिए उसकी सीट अभी भी खाली थी। दूसरी ओर योसी मात्सु से हेल्प मांगती है और वो अपना काम उसे सौंपकर मकोतो का ड्रामा देखने चली आती है, पर उसे देखते ही मकोतो हड़बड़ाकर अपना डायलॉग ही भूल जाता है, जिससे ऑडियंस हंसने लगती है। तब मकोतो की फ्रेंड ऑडियंस की तरफ की लाइट ऑफ कर देती है ताकि मकोतो आराम से परफॉर्म कर सके, पर वो उल्टा सारा लाइट ऑफ करके योसी पे स्पॉटलाइट ऑन कर देती है, जिससे योसी शर्मिंदा महसूस करती है। तब जाकर मकोतो अपनी दिल की बात कहना शुरू करता है। पहले तो वो उसकी तारीफ करता है और फिर कहता है कि मैं शायद तुमसे अट्रैक्टेड हूँ या कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ड्रामा के बाद भागते हुए मकोतो योसी के पास आता है। वो कहता है कि मैंने जो अभी अभी कहा, तभी बीच में टोकते हुए योसी कहती है कि मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा है, मुझे पहली बार ऐसा कुछ फील हो रहा है। कहना पड़ेगा कि तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई। ये सुनते ही मकोतो का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि योसी उसकी फीलिंग को समझेगी, पर इस बावली लड़की को सब महज नाटक लगा। इसके बाद योसी नोटिस करती है कि हमारे ढेर सारे कुकी बच गए हैं, इसलिए वो मात्सु के साथ मिलकर उसे बेचने में डूब जाती है। पर ये चीज जब मकोतो देखता है तो उसकी और जल जाती है, पर तभी योसी भागकर मकोतो के पास चली आती है, जिससे मात्सु की जल जाती है। वहाँ योसी मकोतो को मात्सु इंस्पायर्ड कुकी देती है, जिससे फिर से मकोतो की जलती है। यानी जाने अनजाने में योसी एक बार मात्सु को दिलस फील करवा रही थी तो दूसरी बार मकोतो को, और इतना करने के बाद योसी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मैं तो अनजाने में इन दोनों लड़कों के फीलिंग के साथ खेले जा रही हूँ। दूसरी ओर अकी रात में होने वाले कपल डांस में यूचन के साथ जाना चाहती थी। यूचन भी उसके साथ ही जाना चाहता था, क्योंकि उसकी कोई और खास फीमेल फ्रेंड नहीं थी। पर तभी एंट्री होती है योसी के भाई क्योशिरो की, जिसपे आकी को क्रश था। वो आते ही आकी की तारीफ करता है, जिससे अब यूचन को बुरा लगने लगता है। क्योशिरो भी अपनी सिस्टर से मिलने के बजाय आकी से काफी सारी बातें करता है और हल्का फुल्का फ्लर्ट भी करता है, जिससे आकी के दिल में होप जागती है कि क्योशिरो भी उसे चाहता है। वहीं यूचन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इधर योसी ड्रामा में मकोतो ने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसके बारे में बताकर मात्सु का दिमाग खराब कर रही थी। वो तो पेपर बैग पहनता था, इसलिए उसके इमोशन दिख ही नहीं रहे थे। पर एक वक्त के बाद वो इरिटेट होकर कहता है कि मुझे इस बारे में और नहीं सुनना। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे योसी परेशान हो जाती है। वो उसे रोकने जाती है, पर लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसके ऊपर एक बोर्ड भी गिर जाता है, जिससे योसी को चोट लग जाती है और उसकी मरहम पट्टी मात्सु को करनी पड़ती है। फिर दोनों साथ में डांस प्रोग्राम की तरफ जाने लगते हैं। तभी कोओरे नाम की लड़की मात्सु को ढूंढते हुए आती है और कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। वो नम आंखों के साथ मात्सु के चेहरे को छूती है। इसके बाद सीन अगले दिन क्लासरूम में शिफ्ट होती है। इतने दिनों में पहली बार मात्सु ने क्लास एब्सेंट किया था, इसलिए योसी थोड़ी घबरा जाती है। वो पंपकिन लेकर मात्सु के घर जाती है, जहाँ दरवाजा मात्सु का छोटा भाई केई खोलता है। योसी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि मैं मात्सु की स्कूल फ्रेंड हूँ और मैं आज के क्लास का नोट देने आई हूँ, क्या तुम इन्हें मात्सु को दे दोगे? तभी योसी की नजर काओरी पे पड़ती है। योसी उसे मात्सु के घर में देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद कई रूम में जाकर अपने भाई को बताता है कि योसी आई हुई है, पर हमने काओरी से झूठ कहा था कि आप हॉस्पिटल गए हुए हो, इसलिए मैं योसी को भी सच्चाई नहीं बता सकता कि आप रूम में ही हो। अब आपको कुछ देर यही चुप कर
कर देना होगा। बाहर योसी और कोओरी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। योसी मात्सु के लिए ग्रीन पंपकिन लाई थी और कोओरी ऑरेंज पंपकिन। कोओरी बताती है कि मैं मात्सु की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। तभी केई आकर कहता है कि मैंने भैया को कॉल किया पर हॉस्पिटल में काफी भीड़ है तो उन्हें आने में 1 घंटे लगेंगे। ये सुनकर योसी वहाँ से जाने को तैयार हो जाती है, मगर कोओरी योसी से और बात करना चाहती थी, इसलिए वो केई से कहती है कि आंटी जरूर ऑफिस गई होंगी, चलो मैं तुम सब के लिए आज डिनर बना देती हूँ। फिर कोओरी अपनी और मात्सु के बचपन की कहानियाँ योसी को सुनाते हुए पंपकिन स्टू बनाने लगती है। तभी चुपके से केई फिर से अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि इनके बीच तो कुकिंग कंपटीशन चल रही है। कोओरी पंपकिन स्टू बना रही है और योसी पेपर बैग इंस्पायर्ड कुकी बना रही है और ये दोनों अभी घर जाने के मूड में भी नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप किसी तरह दरवाजे तक जाए और ऐसा नाटक करे कि मैं तो अभी अभी घर आया हूँ। दूसरी ओर आकी और यूचन स्कूल के बाद मार्केट जाते हैं और वहाँ कुछ खाते पीते हुए योसी और मात्सु के बारे में बातें करते हैं। तभी आकी की नजर योसी के भाई क्यूसिरो पे पड़ती है। वो उससे बात करने के लिए जाती है, जिससे यूचन को लगता है कि अरे यार फिर से नहीं, पर तभी वो देखता है कि एक लड़की क्यूसिरो के पास आई और वो दोनों साथ में चले गए। दोनों काफी टची भी हो रहे थे, यानी वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये देखकर आकी के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं यूचन के दिल को ठंडक मिलती है, पर फिर वो उदास हो जाता है क्योंकि आकी रोते हुए कहती है कि क्यूसिरो मुझसे हमेशा कहा करता था कि मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद है, तो फिर उसने शॉर्ट हेयर वाली लड़की को गर्लफ्रेंड क्यों बनाया। इसलिए कहा जाता है कि लड़कों की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आकी का मूड ठीक करने के लिए यूचन उसे मिलन ब्रेड देता है। दूसरी ओर बातों ही बातों में अकोरी योसी को बताती है कि मात्सु की स्मेल बहुत प्यारी है, जिससे योसी इनसिक्योर होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि मात्सु ने अकोरी को अपना चेहरा दिखाया है, पर मुझे नहीं, यानी वो मुझे पसंद नहीं करता। कुछ दिनों बाद मकोतो के चमचे नोटिस करते हैं कि योसी के साथ कुछ तो हुआ है। वो आजकल खोई खोई सी रहती है, वो कभी गिरती पड़ती है तो कभी अपना जिब बंद करना भूल जाती है और तो और उसने स्माइल करना भी बंद कर दिया है। हो न हो ये सब कोओरी की वजह से ही हो रहा है। मकोतो के लिए यही सुनहरा मौका है योसी के दिल में जगह बनाने का। तभी चमचे नोटिस करते हैं कि हमारे ही ग्रुप केको नाम की लड़की मकोतो को बहुत पसंद करती है, पर क्योंकि मकोतो योसी को पसंद करता है इसलिए वो अलग अलग तरीके लाती है जिससे मकोतो को योसी मिल जाए। दूसरी ओर आकी और यूचन भी योसी के बर्ताव में बदलाव नोटिस करते हैं। वो उसे खुश करने के लिए स्कूल में क्रिसमस पार्टी प्लान करती है। आकी इसमें अपने सारे क्लासमेट को इन्वॉल्व करती है। वो एक प्यारे से केक के साथ कुछ और खाने पीने की चीजें भी मंगवाती है, जिससे सही में योसी की खोई हुई हंसी वापस आ जाती है। ये चीज मकोतो के ग्रुप केक को नोटिस कर लेती है। वो योसी का दिल जीतने के लिए मकोतो को सांता क्लॉस का ड्रेस पहना देती है, पर जब मकोतो योसी के क्लासरूम तक जाता है तो वहाँ वो योसी को मात्सु के साथ खेलता हुआ देखकर इरिटेट होकर कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे अब और ये सब नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में योसी मात्सु के साथ कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए बाहर जा रही थी। अब वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहती थी, पर तभी वहाँ कोओरी आकर मात्सु से अकेले में कुछ बात करना चाहती है, जिससे योसी को थोड़ा अजीब लगता है और वो अकेले ही कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए चली जाती है। इन पे मकोतो के ग्रुप ने नजर रखी हुई थी। वो मकोतो को योसी के पीछे भेजते हैं। इधर कोओरी मात्सु से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने योसी से झूठ कहा कि मैंने तुम्हारा फेस देखा है। इस पे मात्सु भी माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें फेस नहीं करना चाहता था। तुम जिस दिन मुझसे मिलने घर आई थी मैं घर में ही छिपा हुआ था, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होती है, जब मात्सु और कोओरी के एलिमेंट्री स्कूल का आखिरी दिन था। मात्सु ने उसे वादा कर रखा था कि जब हमारे एलिमेंट्री स्कूल का आखिरी दिन होगा तो मैं पेपर बैग उतार कर तुम्हें अपना असल चेहरा दिखाऊंगा, मगर उस दिन वो अपने वादे से पीछे हट गया। दूसरी ओर योसी देखती है कि कुछ बच्चे मकोतो को रियल सांता क्लॉज समझकर उससे केक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो मकोतो ने योसी के लिए लाया था। इसी चक्कर में मकोतो केक के साथ साथ खुद भी गिर जाता है और बच्चे भाग जाते
हैं। तब ल्यूसी मकोतो के पास जाती है और तभी एक साइकिल केक को कुचल कर निकल जाती है। फिर भी मकोतो योशी को मेरी क्रिसमस कहता है, जिससे योशी को हंसी आ जाती है। मकोतो तो किसी तरह से योशी के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। इसलिए वो विंटर ब्रेक में योशी को अपने साथ प्रेयर पे चलने को पूछता है। योशी मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मकोतो और योशी एक टेम्पल में जाते हैं। वहीं इन्हें मात्सु और कोरी भी मिल जाते हैं। ये चारों साथ में मिलकर अपने बेटर फ्यूचर के लिए प्रे करते हैं। साथ ही ये चारों मूवी रिव्यू हिंदी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने के लिए भी प्रे करते हैं। इसके बाद कोरी कहती है कि हमारे कुछ और प्लान भी है, इसलिए हमें जाना होगा। मात्सु और कोरी के जाने के बाद योशी और मकोतो साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर आखिरी में मकोतो अपनी दिल की बात योशी को बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं हमेशा से ये कहने से डर रहा था, पर मैं अपनी फीलिंग बिना बताए रह भी नहीं सकता था। देखो कोई प्रेशर नहीं है, अगर तुम्हें कोई जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। योशी बिना कोई जवाब दिए हुए वहाँ से चली जाती है और फिर रोड साइड के बेंच पे बैठकर इस बारे में सोचती है और फिर इनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। फिर क्लास के बाद मात्सु योशी को छत पे ले जाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे पेपर बैग के पीछे की स्टोरी सुनना चाहते हो, पर ये मुझ पे है कि मैं स्टोरी कब बताऊं। तो आज वो दिन है, आज मैं तुम्हें सारी बात बताना चाहता हूँ। दरअसल जब मैं काफी छोटा था तभी मेरे डैड की मौत हो गई थी, जिसके वजह से मैं उदास रहने लगा, जिससे मेरी मॉम और भाई भी उदास रहने लगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैं अपने चेहरे पे नकली मुस्कान रखने लगा और इस चीज का मुझे आदत हो गई। इसलिए मेरे आसपास के लोग सोचने लगे कि मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने मुझसे दूरी बना ली और मैं अकेला पड़ गया। इसके बाद मैंने पेपर बैग पहनना शुरू कर दिया ताकि लोगों को पता ही ना चले कि मैं कब उदास हूँ कब मुस्कुरा रहा हूँ। पर मेरे पेपर बैग पहनने से मेरे क्लासमेट मुझ में इंटरेस्ट दिखाने लगे और फिर धीरे धीरे करके मैंने लोगों से बात करना शुरू किया और फिर यही मेरी पहचान बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर किस्मत ने मुझे तुमसे मिलाया। तुम्हें बिना मेरा चेहरा देखे सिर्फ आवाज की मदद से मेरे एक्सप्रेशन पता चल जाते थे। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पेपर बैग के मास्क के आर पार देख सकती हो। फ्लो फ्लो में योशी बह जाती है और मात्सु को आई लव यू बोल देती है, जिससे माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और योशी बाय बोल कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन योशी को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अब मैं मात्सु का सामना कैसे करूंगी। तभी मात्सु सामने से आता है और योशी को बात करने के लिए छत पे ले जाता है। क्लास टीचर जब पूछती है कि योशी और मात्सु एब्सेंट क्यों है, तो सभी साथ में कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर छत पे मात्सु कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं हम दोनों के बीच कोई मास्क नहीं रखना चाहता, इसलिए कल मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मुझे हिम्मत जुटानी थी अपना पेपर बैग हटाने के लिए। इसके बाद मात्सु झिझकते हुए पेपर बैग उतारने की कोशिश करता है। योशी समझ जाती है कि वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये पेपर बैग रहे या ना रहे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना तो चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो, लेकिन अगर इसमें तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं जिद नहीं करूँगी, मैं सही वक्त का इंतजार करूँगी। इसके बाद योशी और मात्सु का डेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है। दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं, पर हर बढ़ते दिन के साथ मात्सु का डर भी बढ़ता जा रहा था कि फिलहाल के लिए तो ठीक है, पर क्या पेपर बैग उतारने के बाद योशी को मेरा चेहरा पसंद आएगा, क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी। और फिर एक दिन मात्सु योशी के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए योशी के पास जाता है और अपनी पेपर बैग उतारने की इच्छा जाहिर करता है। तब योशी और मात्सु मिलकर मात्सु का पेपर बैग निकालते हैं। योशी उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाती है। तभी मात्सु से आई लव यू कहता है, जिससे योशी ब्लश करने लगती है। इसके बाद सीन रिजल्ट वाले दिन शिफ्ट होती है। मकोतो का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, जिसके लिए योशी उसे बधाई देती है। दूसरी ओर मात्सु अभी भी लोगों के डर से क्लास में छिपा बैठा था। योशी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है। इसके बाद वो मात्सु के साथ पंपकिन डिश खाती है। मात्सु अब बिना पेपर बैग के था, पर लास्ट तक हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे
लगी हमें जरूर बताना, और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलती है वो भी मुझे बताना। वैसे दोस्तों, अगर आप एक ऐसी और स्टोरी को सुनना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से सुन लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स यू, गुड बाय।